सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां दुश्मन की गोली से ज्यादा वहां की बर्फीली हवा इंसान की जान ले लेती है, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है और एक एक सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं होता। ये है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खौफनाक बैटल ग्राउंड। आज हम जिस सियाचिन को भारत का अटूट हिस्सा मानते हैं, क्या आप जानते हैं कि 1984 में पाकिस्तान ने इसे हमेशा के लिए हथियाने का एक खौफनाक सीक्रेट प्लान बना लिया था। अगर हमारी भारतीय सेना उस दिन सिर्फ 12 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 12 घंटे लेट पहुंचती तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही होता। आखिर उस रात 20,000 फुट की ऊंचाई पर ऐसा क्या हुआ था? कैसे हमारे जवानों ने मौत को मात देकर इतिहास रच दिया? चलिए जानते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑपरेशन मेघदूत की कहानी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे भयंकर युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि एक मामूली से नक्शे और कागज के टुकड़े से शुरू होते हैं। बात 1949 के कराची समझौते और 1972 के शिमला समझौते की है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद तय की जा रही थी, तब नक्शे पर खींचती हुई एक लाइन अचानक लद्दाख के एक पॉइंट पर आकर रुक गई। इस पॉइंट का नाम था NJ 9842। अब आप सोचेंगे कि सरहद की वो लाइन वहां जाकर क्यों रुक गई? दरअसल इसके आगे शुरू होता था मौत का दूसरा नाम, बर्फीला रेगिस्तान सियाचिन। उस वक्त दोनों देशों के जनरलों को लगा कि -50 डिग्री वाले इस जहन्नुम में इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। वहां कौन सी सेना जाकर लड़ेगी? और यहीं भारत से एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हो गई। समझौते के कागज पर सिर्फ इतना लिख दिया गया कि NJ 9842 के आगे उत्तर की तरफ ग्लेशियर्स तक, बस इसके आगे कोई लकीर नहीं खींची गई। दोनों देशों ने मान लिया कि उस बंजर बर्फ पर किसका कब्जा है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और उनकी फौज ने इस अधूरी लाइन में एक बहुत बड़ा मौका ढूंढ लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हम बिना एक भी गोली चलाए इस पूरे ग्लेशियर को हथिया लें तो हम सीधे चीन के साथ जुड़ जाएंगे और भारत को दोनों तरफ से घेर कर मौत के घाट उतारने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये था कि बिना सेना भेजे किसी जमीन पर कब्जा कैसे होता। यहीं से पाकिस्तान ने चली अपनी सबसे खौफनाक चाल, जिसे नक्शे का युद्ध कहा जाता है। पाकिस्तान ने दुनिया भर के विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन पर चढ़ाई करने का न्योता देना शुरू कर दिया। जापान, अमेरिका और यूरोप के लोग वहां आने लगे और इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी होती थी इस्लामाबाद से। बात यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान इन विदेशी टीमों के साथ अपने आर्मी के अफसर भी भेजने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मैगजीन्स और दुनिया भर के नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। भारत को इस बात की भनक तक नहीं थी कि हमारे ही घर में हमारे ही नक्शे के साथ इतनी बड़ी साजिश रची जा चुकी है। पाकिस्तान अपनी चाल में लगभग कामयाब हो चुका था, जब तक कि भारतीय सेना के एक जांबाज अफसर की नजर बर्फ में दबे एक मामूली से कचरे पर नहीं पड़ी। ये बात है साल 1978 की। भारतीय सेना के एक बेहद निडर और जांबाज अफसर कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें लोग प्यार से बुल कुमार कहते थे, वो सियाचिन के पास एक बर्फीली चोटी पर चढ़ाई कर रहे थे। 20,000 फुट की ऊंचाई, जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है, वहां कर्नल कुमार की नजर सफेद बर्फ पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। वो कोई मामूली चीज नहीं थी। जब उन्होंने पास जाकर बर्फ हटाई तो वहां विदेशी सिगरेट के टुकड़े, जापान में बने हुए डिब्बा बंद खाने के खाली पैकेट और बर्फ पर बने कुछ ऐसे जूतों के निशान थे जो किसी भी भारतीय जवान के नहीं हो सकते थे। कर्नल कुमार तुरंत समझ गए कि इस वीरान बर्फ के रेगिस्तान में कोई न कोई जरूर आया है, और जब उन्होंने और गहराई से छानबीन की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बर्फ में दबे हुए वो विदेशी नक्शे और सबूत मिले, जिनसे यह साफ हो गया कि पाकिस्तानी सेना विदेशी पर्वतारोहियों की आड़े-डेच में यहाँ लगातार आ रही है और सियाचिन पर अपना हक जता रही है। कर्नल कुमार तुरंत वो सारे सबूत लेकर दिल्ली में आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचे। जब भारतीय सेना के टॉप जनरलों ने वो सबूत देखे तो दिल्ली के गलियारों में हड़कंप मच गया। लेकिन दोस्तों, असली खतरा तो अभी बाकी था। भारत की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसा सीक्रेट मैसेज इंटरसेप्ट किया जिसने रातों रात सबकी नींद उड़ा दी। पता चला कि पाकिस्तान की सेना ने लंदन की एक बहुत बड़ी कंपनी को
एक भारी भरकम ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर था -50 डिग्री में लाइट डीडीएचने वाले खास स्नो गियर, जैकेट और टेंट का। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जब भारतीय सेना ने उसी लंदन की कंपनी से अपने जवानों के लिए वो कपड़े खरीदने की कोशिश की तो कंपनी ने सीधा जवाब दे दिया कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका है, क्योंकि सारा सामान पाकिस्तान पहले ही खरीद चुका है। अब भारत के सामने पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। पाकिस्तान सियाचिन पर हमेशा के लिए कब्जा करने का एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने वाला था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन अबाबिल। पाकिस्तान ने दिन भी तय कर लिया था, 17 अप्रैल 1984। पाकिस्तानी फौज सियाचिन की उन सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा करने के लिए निकलने ही वाली थी, जहां से वो भारत की हर हरकत पर नजर रख सकते थे। भारत के पास वक्त बहुत कम था और रास्ता मौत से भरा हुआ। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो सियाचिन को हमेशा के लिए दुश्मन के हाथों में जाने दो, या फिर कुदरत और पाकिस्तान दोनों से एक साथ भिड़ जाओ। साल 1984 और महीना था अप्रैल का। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल तेज हो गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस को पक्की खबर मिल चुकी थी कि पाकिस्तान 17 अप्रैल को ऑपरेशन अबाबिल के जरिए सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा करने वाला है। भारत के पास सोचने का भी वक्त नहीं था। अगर पाकिस्तानी सेना उन चोटियों पर बैठ जाती तो उन्हें वहां से हटाना नामुमकिन हो जाता, क्योंकि युद्ध का एक सीधा सा उसूल है, जो ऊंचाई पर होता है जीत उसी की होती है। तभी भारतीय सेना के टॉप कमांडर्स ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया भर के मिलिट्री जनरलों को हैरान कर दिया। उन्होंने तय किया कि हम पाकिस्तान के पहुंचने से पहले ही सियाचिन पर तिरंगा फहरा देंगे, और इस खौफनाक मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन दोस्तों, ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही नामुमकिन। हमारे जवानों के पास उस वक्त न तो -50 डिग्री की ठंड से बचने वाले खास यूरोपियन कपड़े थे और न ही इतने ऊंचे बर्फीले तूफानों में लड़ने का कोई तजुर्बा। लेकिन हमारे जवानों के पास एक चीज थी जो पाकिस्तान के पास कभी नहीं हो सकती, वो था अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का वो ऐतिहासिक दिन, जब पूरा देश त्योहार मना रहा था, तब कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स के जांबाज जवान मौत के मुंह में कूदने की तैयारी कर रहे थे। भारतीय वायुसेना के चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो एविएशन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जरा सोचिए, 20,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि हेलीकॉप्टर के इंजन काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे पायलटों ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन बर्फीली वादियों के बीच से अपने हेलीकॉप्टर्स उड़ाए। लगातार कई दिनों तक एक एक करके हमारे जवानों को और उनके हथियारों को सियाचिन के अलग अलग पॉइंट्स पर ड्रॉप किया जाने लगा। बर्फीले तूफान चल रहे थे, कई जवानों के हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनकी उंगलियां गलने लगी थीं, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उन्हें बस एक ही बात पता थी, पाकिस्तान के पहुंचने से पहले हमें हर हाल में उन 2 सबसे अहम चोटियों बिलाफोंडला और सियाला पर पहुंचना है। हर गुजरते घंटे के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं। भारत के जवान बर्फ के उस जहन्नुम को चीरते हुए, रेंगते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, और उधर पाकिस्तानी फौज भी अपने भारी भरकम हथियारों के साथ उसी चोटी की तरफ बढ़ रही थी। अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा था। ये तय होने वाला था कि सियाचिन हमेशा के लिए किसका होगा। 13 अप्रैल को शुरू हुआ वो मौत का सफर अब अपने अंजाम पर पहुंचने वाला था। हमारे जांबाज जवान बिना किसी खास बर्फीले कपड़े के एक एक कदम बढ़ाते हुए सियाचिन के उन 2 सबसे अहम और ऊंचे दर्रों पर पहुंच गए, जिनके नाम थे सियाला और बिलाफोंडला। बर्फ के भयंकर तूफान उनके शरीर को सुन्न कर रहे थे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उनका खून वतन के प्यार में खौल रहा था। वहां पहुंचते ही हमारे जवानों ने सबसे पहला काम किया, उस सफेद और वीरान बर्फ के सीने पर भारत का प्यारा तिरंगा गाड़ दिया। उधर पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके साथ क्या खेल हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद 17 अप्रैल को जब पाकिस्तानी फौज अपने भारी भरकम हथियारों और यूरोप से मंगवाए गए महंगे बर्फीले कपड़े पहनकर वहां पहुंची,
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जब पाकिस्तानी जनरलों ने दूरबीन से ऊपर की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। वो जिस चोटी पर कब्जा करने का सपना देखकर आए थे, वहां पहले से ही भारतीय सेना के शेर अपनी मशीन गन ताने उनका इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज नीचे थी और भारतीय सेना ऊपर। पहाड़ों की जंग का एक ही उसूल होता है, जो ऊंचाई पर बैठा है वही सिकंदर है। पाकिस्तान को तुरंत समझ आ गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने एक कदम भी आगे बढ़ाया